नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। अयोध्या में श्रद्धालु घटे, होटल ऑक्यूपेंसी 25% ही बची। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद हालात बदले, दुकानदारों की कमाई घटी। दोस्तों, आज के खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं अयोध्या से आई एक बड़ी खबर से, जिसने स्थानीय कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद अब अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या घटने का दावा किया जा रहा है। इसका सीधा असर होटल, दुकानदारों और स्थानीय कारोबार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस विवाद का असर अब अयोध्या की धार्मिक पर्यटन व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है? स्थानीय कारोबारियों के अनुसार पहले जहां रामलला के दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब श्रद्धालु करीब 1 घंटे में ही दर्शन करके लौट रहे हैं। रामपथ पर दुकान चलाने वाले कई दुकानदारों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब सिर्फ 25% श्रद्धालु ही पहुंच रहे हैं। प्रसाद और फूल माला बेचने वाले व्यापारियों का दावा है कि उनकी रोज की कमाई हजारों रुपए से घटकर कुछ 100 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं दोस्तों, ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अब दिन भर मेहनत करने के बाद भी किराया और खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। होटल कारोबारी भी इससे अछूता नहीं रहा है। कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि होटल ऑक्यूपेंसी करीब 25% तक सिमट गई है, यानी कि जहां पहले 100 लोग आते थे, वहां अब मात्र 25 लोग ही पहुंच रहे हैं। हालांकि दोस्तों, कुछ कारोबारियों का यह भी मानना है कि स्कूल खुलने और बारिश का मौसम भी श्रद्धालुओं की संख्या घटने की एक बड़ी वजह हो सकता है। उधर दोस्तों, चढ़ावा चोरी मामले की जांच अभी भी जारी है, जबकि इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। अब दोस्तों, सवाल यह है, क्या जांच पूरी होने और स्थिति सामान्य होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या फिर पहले जैसी हो जाएगी, या यह विवाद अयोध्या के पर्यटन और स्थानीय कारोबार पर लंबा असर छोड़ सकता है? फिलहाल दोस्तों, जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और स्थानीय व्यापारी जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या अयोध्या में श्रद्धालु फिर से जाने लगेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचा भाई, जंतर मंतर पर दिया धरना, कहा अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी सैकड़ों समर्थकों के साथ जंतर मंतर पहुंचे और इंसाफ की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग उठाई है। उधर दोस्तों, धरने के दौरान चंदन तिवारी ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक किसी भी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, चंदन तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर परिवार को न्याय दिलाएगी। उनका कहना है कि सरकार अगर बातचीत के लिए आगे आती है तो परिवार अपनी बात विस्तार से रखने को तैयार है। चलिए दोस्तों, अगली खबर में बात करते हैं पंजाब से आई एक बेहद संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से पहले ट्रेन में खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी किया, खालला का भी जिक्र, इन्हीं पर बनी सतलुज बैन हुई थी। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पंजाब दौरे से पहले फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया? दरअसल दोस्तों, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में दावा किया गया है कि दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन के डिब्बों पर खालिस्तानी जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे गए हैं। वीडियो को आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। वीडियो में पन्नू ने मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का भी जिक्र किया। खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज की भी हाल ही के दिनों में चर्चा हो रही है। इधर दोस्तों, वीडियो सामने आते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई है। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रेन पर नारे किसने और कब लिखे। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का 15 से लेकर 17 जुलाई को पंजाब का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकते हैं और चंडीगढ़ में कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करने की संभावना है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह केवल शरारती तत्वों की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? फिलहाल जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दोषियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की पड़ताल की जा रही है।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी में जन्म हुआ, बीजेपी में ही मरूंगा, अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा का आया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी में अपनी स्थिति और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर खुलकर बात की है। दोस्तों, उन्होंने दोपहर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात भी की। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि फिलहाल उनकी किसी और से बात नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरी फिलहाल अभी किसी से भी बात नहीं हुई, मैंने मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। साथ ही दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को समझाया है और वे उनकी बात मान भी गए हैं। मिश्रा ने कहा कि पार्टी के फोरम पर बात रखने का अपना तरीका है, उसी तरीके से बात रखी जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तय हो गई है। उन्होंने कहा कि यह तो तय हो गया है कि मेरा कद बड़ा नहीं है, पार्टी बहुत ऊपर होती है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें किसी तरह का कोई भरोसा नहीं दिया गया है और न ही उन्होंने कोई भरोसा मांगा है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा। पूर्व गृह मंत्री ने साफ कहा है कि वह बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आशुतोष तिवारी के नामांकन में साथ रहूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंग्लैंड दौरे के बाद भारत का कोचिंग स्टाफ बदलेगा, गौतम गंभीर के 2 भरोसेमंद कोच हट सकते हैं, फील्डिंग कोच दिलीप पर भी दबाव। दरअसल दोस्तों, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ लगातार 2 T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेन और बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्गेल टीम से बाहर हो सकते हैं। दोनों का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद खत्म हो रहा है। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई टीम और सपोर्ट स्टाफ का रिव्यू करेगा। टीम की खराब फील्डिंग भी बोर्ड की चिंता बढ़ा रही है। दोस्तों, भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर 10 से ज्यादा केज टपकाए हैं। ऐसे में फील्डिंग कोच टी दिलीप को भी हटाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, पिछले साल उन्हें अभिषेक नायर के साथ टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा जिम्मेदारी मिल गई थी। अब दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार रयान टेन डोशेन पूरे साल भारतीय टीम के साथ लगातार यात्रा करने से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपनी यह बात बीसीसीआई के सामने भी रखी है। साथ ही उनके किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी से जुड़ने की भी चर्चा है। वहीं मॉर्नी मार्केल भी दूसरे विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने जो ये 2 सीरीजें गंवाई है, एक तो बिल्कुल बेहद कच्ची टीम के खिलाफ और दूसरी सीरीज उन्होंने गंवाई है इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय T20 टीम में क्या कमी थी जिसकी वजह से भारत इतनी बुरी तरीके से इन दोनों सीरीजों में हारी है? कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में बादल फटा, सड़क बही, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, पाकिस्तान से आ रही सूखी हवाओं ने बारिश रोकी, अब प्रशांत महासागर के सिस्टम से है उम्मीद। दरअसल दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां मानसून की रफ्तार धीमी है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। शनिवार रात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई, कई खेत बर्बाद हो गए, सड़क बह गई। उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश के कारण लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हो गया, कई गाड़ियां और मशीनें मलबे में दब गई। इधर दोस्तों, देश के लगभग 70% हिस्से से मानसून के बादल गायब हो गए हैं। इसका कारण पाकिस्तान की ओर से आ रही सूखी हवाएं बताई जा रही है। मौसम की वेबसाइट ऑल इंडिया वेदर की एक रिपोर्ट के अनुसार ये सूखी हवाएं अरब सागर, मध्य भारत और दक्षिणी भारत पर फैल रही है। इनकी वजह से राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। उधर दोस्तों, बारिश रुकने से मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि प्रशांत महासागर में 3 नए सिस्टम बन रहे हैं। अगर इनमें से एक भी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया तो मानसून फिर से एक्टिव हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओमान के पास जहाज पर हमला, 11 भारतीय सवार थे, 10 सुरक्षित, एक अब भी लापता है। भारत ने हमले की निंदा की। दोस्तों, ओमान तट के पास एक व्यापारी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने रविवार को बताया कि इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्कट में भारतीय दूतावास ओमान सरकार के साथ मिलकर लापता भारतीयों की तलाश और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत ने इस अभियान में सहयोग के लिए ओमानी अधिकारियों का धन्यवाद भी दिया। भारत ने कहा कि क्षेत्र में व्यापारी जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। साथ ही तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की गई है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बिना किसी बाधा के जहाजों की आवाजाही जल्द बहाल होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेपाल में फिर जेएनजी प्रदर्शन, 3 दिन में 3 आत्मदाह, बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा, पीएम बालेन शाह का इस्तीफा मांगा। दरअसल दोस्तों नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। इनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलसा हुआ अस्पताल में भर्ती है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री बालेन शाह यानी कि बालेन के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राजधानी काठमांडू में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं में उम्मीद और भरोसा जगाने में विफल रहने का आरोप भी लगाया है। जेएनजी नेपाल संगठन ने प्रधानमंत्री बालेन शाह पर जन विरोधी और निरंकुश तरीके से शासन चलाने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि बजट व नीतियों में युवाओं के रोजगार और आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल में 20 साल बाद टाटा की वापसी संभव, शिवम सुबेंदु खुद मामले को देख रहे। ममता के आंदोलन से बंद हुआ था प्लांट। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल से आई एक ऐसी खबर की जो भारतीय राजनीति और उद्योग दोनों की दिशा बदल सकती है। वैसे क्या आपको याद है यह वही सिंगूर जहां टाटा की नैनो फैक्ट्री का सपना अधूरा रह गया था? क्या अब 20 सालों के बाद इतिहास फिर से बदलने वाला है? दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा ग्रुप की वापसी की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने बताया कि टाटा समूह के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है। अगर कंपनी वापस आने को तैयार होती है तो सरकार वहां किसी दूसरी कंपनी को नहीं लाएगी। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वही सिंगूर जहां कभी टाटा को अपना प्लांट बंद करके जाना पड़ा था, वहां अब वापसी की उम्मीद क्यों बन रही है? दरअसल दोस्तों साल 2006 में टाटा की नैनो कार परियोजना के लिए किसानों से जमीन ली गई थी। उस पर जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसकी अगुवाई उस वक्त विपक्ष में रही ममता बनर्जी ने की थी। लगातार विरोध के बाद टाटा समूह ने सिंगूर छोड़ दिया और अपना प्रोजेक्ट गुजरात के सानद शिफ्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों इसका नुकसान किसे हुआ? रिपोर्ट के अनुसार टाटा के जाने के बाद हजारों परिवारों की रोजगार की उम्मीद टूट गई। आज भी करीब 3600 परिवारों को सरकार हर महीने 2000 रुपए और 16 किलो चावल देती है। दोस्तों सबसे भावुक कहानी 75 साल की अंगूर दास की है। उन्होंने बताया कि उनके पति ने टाटा परियोजना के लिए अपनी 6 बीघा जमीन बेच दी थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद वे गहरे सदमे में चले गए और वर्ष 2019 में उनका निधन हो गया। दोस्तों आज अंगूर दास कहती है, अगर टाटा फिर से लौटे तो मैं अपनी बची हुई जमीन भी देने को तैयार हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिंगूर में टाटा की वापसी पश्चिम बंगाल के औद्योगिक भविष्य की नई शुरुआत होगी या फिर यह मामला एक बार फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल दोस्तों बातचीत शुरुआती दौर में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 2 दशकों यानी कि लगभग 20 साल बाद टाटा समूह की सिंगूर में वापसी संभव हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। HDFC बैंक ने दिखाया दम, निवेशकों ने 5 दिन में छापे 35,000 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों बीता सप्ताह शेयर बाजार के लिए खासा उतार चढ़ाव भरा रहा। अमेरिका ईरान में फिर से शुरू हुए युद्ध, होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर गहराई, ग्लोबल टेंशन और क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल ने बाजार पर दबाव बनाया है। इसी बीच दोस्तों 5 कारोबारी दिवसों में दोनों इंडेक्स सेंसेक्स से निफ्टी में गिरावट रही। BSE सेंसेक्स जहां कुल मिलाकर 194 अंक की गिरावट में रहा, तो वहीं NSE निफ्टी में 64 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान दोस्तों मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में 6 के निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं 4 कंपनियों ने उथल पुथल के बीच भी निवेशकों की जोरदार कमाई करवाई है और इस मामले में HDFC बैंक नंबर 1 पर रहा। दोस्तों शेयर बाजार में बीते हफ्ते जिन 4 कंपनियों की मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ उनमें HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल समेत LIC और रिलायंस शामिल रही। इन चारों का कंबाइंड रूप से मार्केट कैपिटलाइजेशन 92,995.48 करोड़ रुपए बढ़ गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आप शेयर बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी एजेंट जबरन घर में घुसा, प्राइवेट पार्ट दिखाए। बेंगलुरु की महिला का आरोप, मना करने के बावजूद वॉशरूम गया, अश्लील हरकत की, आरोपी गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट की एक डिलीवरी एजेंट को महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के रूप में हुई है। महिला ने बताया कि डिलीवरी एजेंट पार्सल देने उनके घर आया था। महिला ने कहा कि मैं घर में अकेली थी। डिलीवरी एजेंट ने पार्सल देने के बाद वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन मैंने उसे कई बार मना किया। मैंने उससे कहा कि वह किसी पड़ोसी की मदद ले सकता है। इसके बावजूद आरोपी जूते चप्पल उतारकर जबरन फ्लैट के अंदर घुस गया। महिला का आरोप है कि वॉशरूम के बाहर आने के बाद आरोपी ने अपने प्राइवेट पार्ट दिखाए और अश्लील हरकत की। महिला ने वॉशरूम से निकलते समय डिलीवरी एजेंट का वीडियो भी बनाया जिसमें उसकी पैंट की जिप खुली हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हम इस घटना से बहुत परेशान हैं और पूरा सपोर्ट दे रहे हैं।
कस्टमर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे ही यह मामला हमारे सामने आया, हमने तुरंत इसमें शामिल डिलीवरी पार्टनर का काम खत्म कर दिया। एक FIR दर्ज की गई है। हम जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमें यह बताती है क्या हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। वहीं दोस्तों, महिला के अनुसार वह अपने फ्लैट में अकेले रहती है। घटना के बाद वह बुरी तरह घबरा गई थी। उसने सोशल मीडिया पर रोते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उसने कहा कि मैं सदमे में थी। अपने ही घर में मुझे अपमानित, असुरक्षित और मेरी गरिमा का उल्लंघन होने जैसा महसूस हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आमिर खान की तीसरी शादी पर हंगामा, बजरंग दल ने फूंका पुतला, शेखर सुमन ने कसा तंज, बोले महागठबंधन। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी तीसरी शादी के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां एक तरफ उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक्टर शेखर सुमन ने अपने खास अंदाज में आमिर की पर्सनल लाइफ पर ऐसा तंज कसा कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल दोस्तों, अपने शो में शेखर सुमन ने आमिर खान की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही उनकी 3 शादियों को लेकर कई मजेदार राजनीतिक तंज भी कस दिए। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने आने वाली कई पीढ़ियों को सिखाया है कि जब तक मंजिल न मिले तब तक कोशिश करते रहो। हर इंसान को, खासकर नेताओं को, आमिर खान से गठबंधन करना सीखना चाहिए। शेखर सुमन ने मजाक के अंदाज में कहा कि आमिर की पहली शादी रीना दत्ता, दूसरी शादी किरण राव से हुई, लेकिन दोनों रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं चल पाए। अब तीसरी पार्टनर गौरी स्प्रेट के साथ उनके रिश्ते को उन्होंने महागठबंधन का नाम दे दिया है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमारी सरकार का डबल इंजन ठीक से नहीं चल पाता, लेकिन आमिर खान का ट्रिपल इंजन बड़ी आसानी से दौड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अर्जेंटीना छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची, स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल दागे। अब इंग्लैंड से है मुकाबला। दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसने आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोस्तों, लियोन मेसी की टीम छठी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। कंगास सिटी स्टेडियम में अर्जेंटीना ने 10वें मिनट में बढ़त ले ली थी। मैक एलिस्टर ने मेसी के पास पर गोल किया था। वहीं दोस्तों, 67वें मिनट में डैन एंडियान ने गोल पर स्विट्जरलैंड को 1-1 की बराबरी दिला दी। निर्धारित 90 मिनट तक यही स्कोर रहा। इंजरी टाइम में कोई गोल नहीं हो सका। वहीं दोस्तों, मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया। इसमें जूलियन अल्वारेज ने 112वें और एमी मार्टिनेज ने 121वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना को लगातार दूसरे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अब दोस्तों, 15 जुलाई को उसका मुकाबला इंग्लैंड से होना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूरोप की सिलिकॉन वैली बना विल्नियस, देश की आबादी 29 लाख, 6 यूनिकॉर्न काम कर रही, स्टार्टअप के मामले में दुनिया में 13वें नंबर पर। दोस्तों, एक ऐसा छोटा सा देश जिसने पूरी दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को चौंका दिया है। सिर्फ 29 लाख की आबादी, लेकिन 6 यूनिकॉर्न कंपनियां। आखिर ऐसा क्या है इस देश में जिसे अब यूरोप की नई सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस की। आज दोस्तों, विल्नियस दुनिया के सबसे तेजी से उभरते स्टार्टअप हब में शामिल हो चुका है। यहाँ हजारों स्टार्टअप काम कर रहे हैं और 6 यूनिकॉर्न कंपनियां अरबों डॉलर की वैल्यू के साथ दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि महज 29 लाख की आबादी वाला यह छोटा सा देश आज स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया में 13वें स्थान पर पहुंच चुका है। विल्नियस की साइबर सिटी में दुनिया की बड़ी टेक कंपनी और स्टार्टअप्स के ऑफिस मौजूद हैं। नोड सिक्योरिटी और होस्टिंगर जैसी कंपनियां यहीं से पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रही है। होस्टिंगर के यूजर्स 150 से ज्यादा देशों में हैं। दोस्तों, यूनिकॉर्न लिथुआनिया की सीईओ का कहना है कि यहाँ स्टार्टअप सिर्फ स्थानीय बाजार को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि शुरुआत से ही उनका लक्ष्य पूरी दुनिया की समस्याओं को समाधान करना होता है। यही सोच इस छोटे से देश को बाकी देशों से अलग बनाती है। अब दोस्तों, सवाल यह है, जब सिर्फ 29 लाख की आबादी वाला देश वैश्विक सोच के दम पर दुनिया का बड़ा स्टार्टअप हब बन सकता है, तो भारत जैसे विशाल देश के छोटे शहरों से कितनी वैश्विक स्टार्टअप कंपनियां निकल सकती है? फिलहाल विल्नियस की यह सफलता दुनिया भर के उभरते उद्यम कर्मियों के लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकती है कि सीमित आबादी नहीं बल्कि बड़ी सोच ही असली ताकत होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में एटीएम को थार से बांधकर उखाड़ा, घसीटने लगे तो रस्सी टूटी, 3 चोर मिलकर मशीन नहीं उठा पाए, बिना कैश निकाले छोड़कर भागे। दोस्तों, ओडिशा के बालासोर जिले के तुंडिगडिया बाजार में फिल्मी तरीके से एटीएम लूटने की घटना सामने आई। 3 से 4 बदमाश शुक्रवार रात करीब 2 बजे काले रंग की महिंद्रा थार SUV इंडिया 1 एटीएम कियोस्क लेकर आए। उन्होंने कियोस्क का दरवाजा तोड़ा और एटीएम को रस्सी से बांध दिया और उसे खींचकर उखाड़ दिया। फिर एटीएम को सड़क पर घसीटते हुए ले जाने लगे, लेकिन रस्सी टूट गई।
चोरों ने मशीन को उठाकर गाड़ी में रखने की भी कोशिश की, लेकिन मशीन इतनी भारी थी कि उनसे उठ नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने मशीन को फिर गाड़ी से बांधकर आगे घसीटा। सुनसान जगह पर पहुंचकर आरोपियों ने एटीएम को तोड़कर उसमें रखा कैश निकालने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। पुलिस के अनुसार एटीएम से एक भी रुपए की चोरी नहीं हो सकी। आखिरकार बदमाश क्षतिग्रस्त एटीएम को कियोस्क से करीब 300 मीटर दूर सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। वहीं दोस्तों शनिवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम को सड़क से बरामद कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल और एटीएम की जांच की है। पुलिस के अनुसार बदमाश एटीएम से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाए। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में पुलिस की पिटाई से दलित युवक की मौत। बलिया में बेटे की जगह उठाकर लेकर गए, पीटकर बाग में फेंका। दरोगा समेत 6 पर एफआईआर। दरअसल दोस्तों बलिया में दलित युवक की मौत के बाद घर वालों और गांव वालों ने सड़क जाम कर दी। घर वालों का आरोप है कि 4 दिन पहले पुलिस उसे थाने लेकर गई थी, वहां उसकी जमकर पिटाई कर उसे छोड़ दिया। शाम को युवक बेहोशी की हालत में बगीचे में पड़ा मिला। घर वाले उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से गंभीर हालत में BHU रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 10 जुलाई की रात 11 बजे युवक की मौत हो गई। 11 जुलाई की रात पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गाँव पहुंचा। रविवार सुबह करीब 10:30 बजे गुस्साए गाँव वालों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर ASP SDM समेत 5 थानों की फोर्स पहुंची। घर वालों से बातचीत कर आधे घंटे बाद जाम खुलवाया। इसके बाद करीब 2:30 बजे घर वाले शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। इस मामले में ग्राम प्रधान, सब इंस्पेक्टर और सिपाही समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज की गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे लंबा जीवन काल कौन से वृक्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस वृक्ष का नाम जिसका कि जीवन काल सर्वाधिक लंबा होता है तो जल्दी से उसका नाम कर उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।